नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606097523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @study for civil। पोस्ट मौर्य पीरियड यानी कि मौर्योत्तर काल की कला के बारे में जानेंगे। हम समझेंगे कि मौर्य काल के बाद कौन कौन से चेंजेस आए थे आर्किटेक्चर में, स्कल्पचर्स में यानी मूर्ति कला में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है मेंशन फीचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। मौर्योत्तर वास्तुकला और मूर्ति कला की विशेषताओं का उल्लेख करें। हम आंसर की शुरुआत करेंगे ये बताते हुए कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में यानी 2nd सेंचुरी BC में जब मौर्य वंश का पतन शुरू हो गया था, उस टाइम पर छोटे छोटे राजवंश अलग अलग से उभरने लगे थे यानी रीजनल डायनेस्टीज आने लगी थी। उनमें थे शुंगास, इक्ष्वाकु, अभिरास और वकाटकास। इसी टाइम पर हमें देखने को मिलता है कि शैव, वैष्णव और शक्ति संप्रदाय भी सामने आने लगा और भारत का राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य बदलने लगा था, जिसका इस समय की कला पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा जो नए राजवंश उभर करके आए, उन्होंने वास्तुकला में अपने अपने और फीचर्स ऐड करे। जैसे हम देखेंगे कि शुंग शासकों ने तोरण बनवाने शुरू कर दिए थे स्तूपों पर। और मूर्ति कला मौर्योत्तर काल में यानी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में अपने चरम पर थी, अपने पीक पर थी। तो इस टाइम के जो स्कल्पचर्स हैं, हमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल उनके देखने को मिलते हैं। हम मौर्योत्तर काल की कला पे सबसे पहले वास्तुकला को डिस्कस करेंगे और वास्तुकला में हम सबसे पहले देखेंगे रॉक कट केव्स यानी चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं को। तो जैसे हमने मौर्य काल में देखा था कि चट्टानों को काट करके जो गुफाएं बनाई जाती थीं, उनका इस्तेमाल विहार के तौर पे किया जाता था, यानी कि बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स जो हुआ करते थे वो उनमें रहते थे। लेकिन मौर्योत्तर काल में यह गुफाएं दो तरीके की होने लगी। ये खाली अब रेजिडेंशियल बिल्डिंग यानी मॉन्क्स के रहने की जगह नहीं रह गई थी, इन्हें फिर दो तरीके की बिल्डिंग में बनाया जाता था। एक होते थे चैत्य और एक होते थे विहार। चैत्य हुआ करते थे पूजा के स्थल यानी कि प्रार्थना कक्ष, और जो विहार हुआ करते थे वो आवासीय हॉल यानी कि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हुआ करते थे, वहाँ पे मॉन्क्स रहा करते थे। और चैत्य विहार में हम देखेंगे कि चैत्य चतुष्कोणीय कक्षों और सपाट छतों वाले हुआ करते थे, यानी इसमें क्वाड्रेंगुलर चैम्बर्स हुआ करते थे और फ्लैट रूफ्स हुआ करती थी। हमने देखा था जो विहार्स होते थे वो काफ़ी पॉलिश्ड होते थे और काफ़ी अच्छे से उन्हें डेकोरेट किया जाता था, यक्ष यक्षिणी के स्कल्पचर्स लगाए जाते थे। उसी तरीके से इस टाइम पे भी जो हुआ करते थे ये विहार और चैत्य, इनको भी काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया जाता था। इनमें मानव आकृतियाँ और जानवरों की आकृतियाँ भी रहती थीं। और हम उदाहरण देखें अगर चैत्य विहार का, तो कार्ले चैत्य हॉल जो कि अजंता केव में है, ये काफ़ी फेमस उदाहरण है मौर्योत्तर काल की वास्तुकला का। उसके बाद दूसरी वास्तुकला हमारी आती है स्तूप। तो मौर्योत्तर काल में हम देखेंगे कि पत्थर का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, और इसके पहले जो हमने देखे थे स्तूप जिनमें अंदर का एरिया बना रहता था कच्ची ईंटों से, बाहर का एरिया पकी हुई ईंटों से, तो ईंटों का इस्तेमाल छोड़ करके अब पत्थर का उपयोग हमें देखने को मिलता है। और इस टाइम पे पैलेसेस भी पत्थर के बनने लगे थे। मौर्य काल में हमें लकड़ी के पैलेसेस देखने को मिलते हैं और मौर्योत्तर काल में हमें पत्थर का उपयोग ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा स्तूप अब और बड़े हो गए थे, एक्सटेंसिव हो गए थे और ये और अधिक सजाए जाने लगे थे। और शुंग शासकों ने स्तूप में तोरण बनवाने शुरू कर दिए थे। और तोरण देखिए, स्तूप हुआ करता था तो स्तूप के बाहर ऐसे एक डिज़ाइन होता था, जैसे आप गेटवे समझ सकते हैं, गेटवे पे ऊपर डिज़ाइन, तो ये तोरण हुआ करते थे। अभी भी हमारे घर के दरवाज़ों पे तोरण सजाने वाले आते हैं, डेकोरेटेड पीसेज आते हैं, उन्हें तोरण कहा जाता है। तो जो मेनली गेटवे के ऊपर सजाया जाता है उसे तोरण कहते हैं। और शुंग शासकों ने इसकी शुरुआत करी थी, स्तूप के आसपास इन्हें बनवाया करते थे। और ये तोरण जो थे ये हेलेनिस्टिक प्रभाव से प्रेरित थे, यानी कि जो ग्रीक इफेक्ट हुआ करता था इनमें वो होता था। और उदाहरण हम देखेंगे मौर्योत्तर काल के स्तूप, तो यह है भारूत स्तूप और सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश।
अब हम मौर्योत्तर काल की मूर्ति कला को डिस्कस करें। इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स स्टार्ट हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस 2022 के लिए। आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके इन पेड ग्रुप्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी, आपकी मेंस आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपके आंसर्स को रिव्यू किया जाएगा, आपके आंसर क्यूरीज को भी सॉल्व किया जाएगा। इन सारे वीडियोस की पीडीएफ भी आपको इन्हीं पेड ग्रुप्स में प्रोवाइड करी जाएगी। इसके साथ ही साथ और सारी पीडीएफ प्रोवाइड करके आपके सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। अब हम देखेंगे कि मौर्योत्तर काल की मूर्ति कला की क्या विशेषताएं थीं। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि मूर्ति कला अपने चरम पर थी, अपने पीक पर थी मौर्योत्तर काल में, तो उनकी क्या विशेषताएं थी अब हम समझते हैं। मौर्योत्तर काल की मूर्ति कला 3 तरीके के स्कूलों से प्रभावित थी जो इंडिया के 3 एरिया में हुआ करते थे। एक वेस्ट में था, एक हमारा थोड़ा सा सेंट्रल में आ जाएगा यानी मथुरा का स्कूल। वेस्ट में जो था उसे गांधारा स्कूल कहते थे या गांधार स्कूल कहते थे। जो सेंटर वाला स्कूल था इसे मथुरा का स्कूल कहते थे, और जो साउथ इंडिया में हुआ करता था वो अमरावती स्कूल था। तो ये 3 एरिया में 3 तरीके के स्कूल देखे जाते थे, और यहाँ के जो स्कल्पचर्स थे वो इन जगहों से, इनके रीजन से और यहाँ के जो शासक हुआ करते थे इनसे प्रभावित हुआ करते थे। तो हम देखेंगे सबसे पहले गांधार स्कूल। गांधार स्कूल पश्चिमी पंजाब, पेशावर और अफगानिस्तान के इलाके में फैला हुआ था, और 50 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच ये 2 चरणों में विकसित किया गया था। और सबसे पहले चरण में हमें देखने को मिलता है कि नीले भूरे रंग के बलुआ पत्थर का प्रयोग देखने को मिलता है। इसमें नीले और भूरे रंग के बलुआ पत्थर से स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। और जब दूसरा चरण आता है इनके डेवलपमेंट का, तो मिट्टी और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था, यानी मड और स्टक्को का इस्तेमाल किया जाता था। और इन पर ग्रीक और रोमन प्रभाव देखने को मिलता है हमें। ये ग्रीक और रोमन कला से प्रभावित हुआ करता था गांधार स्कूल, और इस स्कूल को ग्रीको इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट भी कहा जाता है। हमें उदाहरण देखिए अगर गांधार स्कूल का, तो बुद्ध की बोधिसत्व की एक मूर्ति है। और रिलीजन की बात करें तो गांधार स्कूल बुद्धिज़्म का स्कूल था। ज़्यादातर यहाँ पे बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं हमें। उसके बाद दूसरा स्कूल आता है मथुरा स्कूल। मथुरा स्कूल 1ली और 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच काफ़ी विकसित हुआ था, और ये तीनों धर्मों को डेडिकेटेड था। इसमें तीनों धर्मों से रिलेटेड मूर्तियां बनाई जाती थी। जो 3 धर्म उस टाइम पर प्रेवलेंट थे, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुइज़्म। इस स्कूल में हमें प्रतीकवाद और ज्यामिति पैटर्न का एक बड़ा उपयोग देखने को मिलता है, यानी इसमें सिंबल्स बनाए जाते थे और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए जाते थे। हम इसमें देख सकते हैं शिवलिंग के भी हमें एग्जाम्पल देखने को मिले हैं। और इस स्कूल में बुद्ध के सिर के चारों तरफ जो हॉलो बनाया जाता था, जिसे प्रभामंडल कहते हैं, ये गांधार स्कूल की तुलना में बड़ा हुआ करता था। गांधार स्कूल में हम अभी जब डिफरेंस समझेंगे तीनों स्कूल की, तो देखेंगे कि उसमें बुद्धा को एक योगी के तौर पे दिखाया गया है, जबकि मथुरा स्कूल में बुद्धा को एक मस्कुलर मैन के तौर पे दिखाया गया, जो कि काफ़ी खुश हैं। एक स्माइल दिखाई गई है उनके चेहरे पे। तो हम स्कल्पचर्स के बीच डिफरेंस बाद में देखेंगे। और इस स्कूल में, मथुरा स्कूल में, उन्हें काफ़ी इलाबोरेटेड दिखाया गया है बुद्धा को, एक तरीके से कह सकते हैं। और उदाहरण हम देख सकते हैं मथुरा स्कूल का है बोधिसत्व पद्मपाणि और वज्रपाणि, बुद्धा के 2 स्टैचूज, और साथ ही साथ शिवलिंग के भी हमें एग्जाम्पल्स मिले हैं। और फिर आता है अमरावती स्कूल, जो कि साउथ इंडिया में हुआ करता था, और इसे कृष्णा नदी के किनारे विकसित किया गया था, और इसे सतवाहन शासकों का संरक्षण प्राप्त था। गांधार स्कूल और मथुरा स्कूल को किन शासकों का संरक्षण प्राप्त था, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अमरावती स्कूल को सतवाहन शासकों का संरक्षण प्राप्त था, पेट्रोनाइज किया करते थे इस स्कूल को। और इस स्कूल में फोकस इंडिविजुअल आर्ट पर, यानी कि एक मूर्ति बनाने पर किसी धर्म की नहीं दिया जाता था। इस स्कूल में एक तरीके से कथा बताई जाती थी, स्टोरी बताई जाती थी स्कल्पचर्स के माध्यम से। तो ये डायनेमिक इमेजेस बनाता था या नरेटिव आर्ट बनाया करता था। और इसमें मूर्तियां त्रिभंग मुद्रा में बनाई गई हैं। तो हमने आर्ट फॉर्म्स देखी थी, तो त्रिभंग मुद्रा के बारे में समझा था। फिर हमने हड़प्पन आर्ट में देखा था, जो डांसिंग गर्ल की स्टैचू मिली है मोहनजोदाड़ो से, वो भी त्रिभंग पोजीशन में है। तो त्रिभंग पोजीशन में बॉडी के कौन कौन से पार्ट पे, 3 पार्ट पर बेंड किए जाते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। हमने बेसिक्स देखे कि मौर्य टाइम पे आर्ट कैसी थी, स्कल्पचर्स कैसे थे, स्तूप कैसे हुआ करते थे। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मौर्यन आर्ट का बचा हुआ है पोस्ट मौर्यन आर्ट से, वो है तीनों स्कूल के बीच का डिफरेंस, जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।